हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम बात करेंगे राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम 2024 के बारे में। तो यदि आपका कोई राजस्थान में नया प्रोजेक्ट, नई यूनिट कोई लगाने का प्लान है, तो आप इस राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम 2024 के अंदर कई तरह के बेनिफिट दिए गए हैं, वो आप बेनिफिट आप ले सकते हैं। तो इस वीडियो के आखिरी तक आप जरूर बने रहिए। तो कंप्लीट बेनिफिट किस तरह से मिलेंगे, क्या प्रोसेस है, कौन सी कैटेगरी में आपका जो यूनिट है वो फॉल होगा, उन सब चीजों के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो इसी तरह की वीडियो की सीरीज हम और कंटिन्यू लाएंगे, जो इसके अलग अलग कैटेगरी वाइज बेनिफिट के हिसाब से डिटेल है वो आप देख करके आप अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन प्रॉपर वे में लेके गवर्नमेंट की सब्सिडीज का लाभ आप उठा सकते हैं। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ में, और आगे हम बात करेंगे इसी तरह से रिप्स 2024 के बारे में। तो सबसे पहले अपन देखते हैं राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम 2024 क्या है। व्हाट इज द रिप्स 2024? राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम 2024 व्यापारियों को और अधिक इंडस्ट्रीज लगाने के लिए प्रेरित करने के लिए गवर्नमेंट की एक तरीके की स्कीम है, जिसमें व्यापारियों को जब कोई नई यूनिट लगाते हैं या अपनी एग्जिस्टिंग यूनिट का एक्सपांशन करते हैं, तो उनको कई तरह की सब्सिडी, कई तरह के गवर्नमेंट बेनिफिट और कई तरह के छूटें दी जाती है। तो सबसे पहले अपन इसमें देखते हैं राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम 2024 का ऑपरेटिव पीरियड क्या है। तो ऑपरेटिव पीरियड की यदि हम बात करें, तो राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम का ऑपरेटिव पीरियड 31 मार्च 2029 तक किया गया है। यदि 31 मार्च 2029 तक आप कोई नई यूनिट लगाते हैं या एक्सपांशन करते हैं, नया निवेश करते हैं राजस्थान में, तो आप इस स्कीम के अंतर्गत लाभ लेने के लिए एलिजिबल होंगे। आगे बात करेंगे रिप्स 2024 की एप्लीकेबिलिटी के बारे में, यानी किन किन कंडीशन को पूरा करेंगे तब ये स्कीम के अंदर एप्लीकेबिलिटी में आकर के बेनिफिट लेने के लिए कोई यूनिट एलिजिबल होगी। तो सबसे पहले है उस इन्वेस्टमेंट उसका राजस्थान के अंदर होना चाहिए। राजस्थान स्टेट के बाहर यदि कोई इन्वेस्टमेंट होता है, तो उसका इस पॉलिसी में बेनिफिट लेने का कहीं पे कोई पात्रता नहीं बनती है, क्योंकि राजस्थान में इन्वेस्टमेंट होगा तो नए रोजगार जो सर्जन होगा वो राजस्थान में होगा, गवर्नमेंट को बेनिफिट राजस्थान गवर्नमेंट को होंगे, स्कीम भी स्टेट गवर्नमेंट की है। इसलिए सबसे पहले है कि निवेश जो है वो राजस्थान स्टेट के अंदर होना चाहिए। दूसरी इसकी कंडीशन है कि कोई भी न्यू या एग्जिस्टिंग एंटरप्राइजेज इसमें ले सकता है बेनिफिट। तीसरा है यदि एग्जिस्टिंग एंटरप्राइजेज इन्वेस्ट करती है एक्सपांशन के लिए, तो वो भी इस स्कीम के अंदर बेनिफिट लेने के लिए एलिजिबल होगी। चौथा है न्यू इन्वेस्टमेंट मेड आफ्टर लॉन्च ऑफ दिस पॉलिसी। इस पॉलिसी के लॉन्च होने के बाद में कोई इन्वेस्टमेंट किया जाना चाहिए, तो वो इस स्कीम के अंदर बेनिफिट लेने के लिए पात्र होगा। और सबसे आखिरी में है उसका कॉमर्शियल प्रोडक्शन। कॉमर्शियल प्रोडक्शन उस यूनिट का इस स्कीम के लॉन्च होने के बाद में इसका जो ऑपरेटिव पीरियड है, यानी 31 मार्च 2029 तक का जो ऑपरेटिव पीरियड है, उस पीरियड के दौरान उसका कॉमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाना चाहिए, या फिर उसके विद इन 2 ईयर उसको प्रोडक्शन में आ जाना चाहिए। यदि इसके बाद में आती है प्रोडक्शन में, तो वह इसके लिए स्कीम के अंदर पात्रता में नहीं आएंगी। आगे इस स्कीम में बेनिफिट देने के लिए गवर्नमेंट ने मुख्य रूप से फोकस कैटेगरी बनाई है। उन फोकस्ड कैटेगरी में यदि आपकी यूनिट आती है, तो आप इस स्कीम के अंदर बेनिफिट लेने के लिए एलिजिबल होंगे। तो फोकस कैटेगरी कौन कौन सी है, उसमें सबसे पहले है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, उसके बाद में सर्विस सेक्टर की यूनिट, उसके बाद में सनराइज सेक्टर, उसके बाद में एमएसएमईज, उसके बाद में स्टार्टअप्स, और फिर इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड R&D GCC टेस्ट लैब जो होते हैं, इन सबको इसमें फोकस कैटेगरी में रखा गया है। वो इस स्कीम के अंदर बेनिफिट लेने के लिए एलिजिबल होंगे। तो रिप्स 2024 में कुछ इन एलिजिबल इंडस्ट्रीज भी दी गई है, जिसको इस स्कीम के अंदर बेनिफिट के लिए अपात्र घोषित किया हुआ है। तो उसमें कौन कौन सी है, जैसे पान मसाला टोबैको की हो गई यूनिट, वो यदि कोई लगती है तो उसको इस स्कीम का बेनिफिट नहीं दिया जाएगा। काऊ बीफ से रिलेटेड कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, उसको भी बेनिफिट नहीं दिया जाएगा। रिटेल और ट्रेडिंग यूनिट यदि कोई होती है, तो उनको भी इस स्कीम के अंदर बेनिफिट नहीं दिया जाएगा। अन्य कोई टाइम टू टाइम गवर्नमेंट अनाउंस करती है, तो इस तरह की कोई इंडस्ट्रीज है जिसको एलिमिनेट किया जाता है, तो वो इसके अंदर पात्रता में नहीं आएंगी, और वो इस स्कीम रिप्स 2024 का फायदा नहीं उठा पाएंगे। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को रिप्स 2024 में क्या क्या बेनिफिट दिए जा रहे हैं, और वो किस तरह से स्कीम का बेनिफिट लेने के लिए एलिजिबल होंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो दिया गया है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए, उसको बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए अपन ने 5 स्टेज में अपन डिवाइड किया है। स्कीम के अंदर मुख्य रूप से 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, लार्ज कैटेगरी, मेगा कैटेगरी, अल्ट्रा मेगा कैटेगरी। और दूसरा अपन ने और बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए इसमें एमएसएमई की जो कैटेगरी है, उनको भी 2 पार्ट में अपन ने डिवाइड किया है।
उनके इन्वेस्टमेंट के साइज के हिसाब से ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आएंगे। तो ये किस तरह से होगा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एमएसएमई 1 में यदि उसका इन्वेस्टमेंट 25 करोड़ से कम है तो वो एमएसएमई कैटेगरी के अंदर, एमएसएमई जो फोकस कैटेगरी में दी हुई है वहां पे जाकर के वो बेनिफिट लेने के लिए एलिजिबल होगी। यदि उस यूनिट का इन्वेस्टमेंट साइज 25 करोड़ से ज्यादा है और 50 करोड़ तक है तो वह, उसके पास में दो ऑप्शन है, या तो वह एमएसएमई के अंदर जाकर के वहीं पे जहां पे ये फर्स्ट कैटेगरी है वहां पे जाके बेनिफिट ले सकती है, अन्यथा वह लार्ज कैटेगरी के बेनिफिट भी ले सकती है। आगे लार्ज कैटेगरी में वो यूनिट आएंगी जिनका इन्वेस्टमेंट साइज 50 करोड़ से 300 करोड़ रुपए तक के बीच में है, या फिर उन्होंने 100 एम्प्लॉइयों को रोजगार दिया है और उनका इन्वेस्टमेंट साइज 50 करोड़ रुपए तक का है, तो भी वह लार्ज कैटेगरी के अंदर स्टैंडर्ड बेनिफिट जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को दिए जा रहे हैं वो ले सकती है। और मेगा कैटेगरी में वो यूनिट आएंगी जिनका इन्वेस्टमेंट साइज 300 करोड़ से 1000 करोड़ के बीच में हो, या फिर उनका इन्वेस्टमेंट साइज 150 करोड़ रुपए का हो लेकिन उन्होंने 250 एम्प्लॉइयों को रोजगार दिया है, मेगा कैटेगरी के बेनिफिट लेने के लिए एलिजिबल होगी। अल्ट्रा मेगा कैटेगरी के बेनिफिट लेने के लिए वह यूनिट एलिजिबल होगी जिसका इन्वेस्टमेंट 1000 करोड़ रुपए से अधिक का हो, या फिर उसने 750 से अधिक एम्प्लॉइयों को रोजगार दिया हो और उसका इन्वेस्टमेंट साइज मिनिमम 500 करोड़ का हो, तो वह अल्ट्रा मेगा कैटेगरी के बेनिफिट लेने के लिए एलिजिबल होगी। तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जो बेनिफिट दिए जाएंगे रिप्स 2024 के अंदर, उनमें सबसे पहले फर्स्ट पार्ट में असेट्स क्रिएशन इंसेंटिव। असेट्स क्रिएशन इंसेंटिव में 3 तरह के इंसेंटिव है, पहला आईजीएसटी रिएंबर्समेंट, दूसरा कैपिटल सब्सिडी, तीसरा टर्नओवर लिंक इंसेंटिव। इन तीनों की डिटेल में अपन आगे चर्चा करेंगे। सेकंड पार्ट में दिए जाएंगे असेट्स क्रिएशन इंसेंटिव के ऊपर जो टॉपअप बेनिफिट है वो टॉपअप बेनिफिट दिए जाएंगे। उसमें मुख्य रूप से एक तो एम्प्लॉयमेंट बूस्टर, और सेकंड ऑप्शन में है थ्रस्ट सेक्टर बूस्टर, एंकर बूस्टर या इंटरेस्ट सबवेंशन। इन तीनों में से कोई एक बेनिफिट दिया जाएगा। आगे एग्जाम्पशंस जो रिप्स 2024 में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को दी जा रही है, उन एग्जाम्पशंस को थर्ड पार्ट में अपन स्टडी करेंगे। उनमें है एक तो इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी, स्टैम्प ड्यूटी, लैंड वगैरह परचेज करते टाइम जो स्टैम्प ड्यूटी लगती है उसका बेनिफिट, कन्वर्जन चार्जेस का बेनिफिट, और मंडी फीस व मार्केट फीस। इन 5 ऑप्शंस के बेनिफिट अपने को एग्जाम्पशंस के तौर पे रिप्स 2024 में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को दिए जाएंगे। इसमें ये जो 2 बेनिफिट है स्टैम्प ड्यूटी और कन्वर्जन चार्जेस के, ये प्री प्रोडक्शन बेनिफिट का पार्ट होते हैं। प्री प्रोडक्शन मींस ये प्रोडक्शन स्टार्ट होने से पहले के बेनिफिट है, तो ये प्री प्रोडक्शन बेनिफिट में काउंट होते हैं। और अदर बेनिफिट जो भी है वो पोस्ट प्रोडक्शन बेनिफिट में काउंट होते हैं। तो इसमें पहला ऑप्शन है इन्वेस्टमेंट सब्सिडी। इन्वेस्टमेंट सब्सिडी एसजीएसटी का रिएंबर्समेंट। एसजीएसटी 75% स्टेट टैक्स ड्यू एंड डिपोजिटेबल वाला जो पार्ट है चालान से जमा होगा वो अपने को रिएंबर्स होएगा फॉर द पीरियड ऑफ 7 ईयर, 7 सालों तक के लिए होगा। और इसकी मैक्सिमम सीलिंग लिमिट है वो एनुअली 50 करोड़ की है, जो पहले 3 साल के लिए है, और चौथे से लेकर के 7वें साल तक के लिए 65 करोड़ रुपए मैक्सिमम पर एनम की कैपिंग के साथ में एसजीएसटी का रिएंबर्समेंट वह ले सकता है। सेकंड ऑप्शन की बात करें तो सेकंड ऑप्शन में है कैपिटल सब्सिडी। कैपिटल सब्सिडी का जो बेनिफिट है वो दिया जाएगा प्रोजेक्ट के साइज के हिसाब से और एरिया कैटेगरी के हिसाब से। वो कैसे दिया जाएगा? लार्ज कैटेगरी, मेगा कैटेगरी, अल्ट्रा मेगा कैटेगरी, उनकी जो यूनिट होगी एरिया कैटेगरी 1 से लेकर के 3rd तक की में 13 से लेकर के 28% तक का कैपिटल सब्सिडी दिया जाएगा। तो ये जो कैपिटल सब्सिडी दिया जाएगा, जैसे लार्ज कैटेगरी में यूनिट एरिया कैटेगरी 1 में लगती है तो वह 13% के हिसाब से 10 सालों में दिया जाएगा। एरिया कैटेगरी 2 में वह बेनिफिट 17% के हिसाब से, एरिया कैटेगरी 3rd के अंदर 20% के हिसाब से 10 सालों में दिया जाएगा। यदि वह यूनिट मेगा कैटेगरी की होगी तो एरिया कैटेगरी 1 में 17% के हिसाब से, एरिया कैटेगरी 2 में 20% के हिसाब से, एरिया कैटेगरी 3rd में 23% के हिसाब से एनुअली ये बेनिफिट दिया जाएगा फॉर द पीरियड ऑफ 10 ईयर। और अल्ट्रा मेगा कैटेगरी में यदि वह यूनिट इन्वेस्टमेंट करेगी तो एरिया कैटेगरी 1st में 23%, एरिया कैटेगरी 2 में 25%, एरिया कैटेगरी 3rd के अंदर 28% के हिसाब से कैपिटल सब्सिडी दी जाएगी। और ये कैपिटल सब्सिडी 10 एनुअल इंस्टॉलमेंट में दी जाएगी। इसकी एनुअल जो इंस्टॉलमेंट आएगी उसकी कैपिंग है एनुअल सीलिंग लिमिट, जो पहले 3 साल के लिए 50 करोड़ पर एनम का मैक्सिमम बेनिफिट ले सकती है, चौथे से लेकर के 7वें साल तक 65 CR पर एनम के हिसाब से ले सकती है, और 8वें से लेकर 10वें साल तक
80 CR पर एनएम के हिसाब से कैपिटल सब्सिडी का बेनिफिट दिया जाएगा। यदि कोई यूनिट को लगता है कि एसजीएसटी और ये कैपिटल सब्सिडी वाला दोनों बेनिफिट उसके लिए सूटेबल नहीं है, तो वो ऑप्शन थर्ड भी चूज कर सकती है। उसमें है टर्नओवर लिंक इंसेंटिव। टर्नओवर लिंक इंसेंटिव में जो बेनिफिट दिए जाएंगे वो मुख्य रूप से लार्ज कैटेगरी, मेगा कैटेगरी, अल्ट्रा मेगा कैटेगरी के हिसाब से दिए जाएंगे। जो 1.2% एरिया कैटेगरी 1 में, एरिया कैटेगरी थर्ड में मैक्सिमम 2% तक के टर्नओवर लिंक इंसेंटिव दिए जाएंगे। तो इसमें अपन बात करें तो एरिया कैटेगरी 1 में यदि लार्ज कैटेगरी लगती है तो 1.2% के हिसाब से, एरिया कैटेगरी 2 में 1.4% के हिसाब से, एरिया कैटेगरी थर्ड में 1.65% के हिसाब से बेनिफिट दिए जाएंगे। यदि वह यूनिट मेगा कैटेगरी के है तो उसको एरिया कैटेगरी फर्स्ट में 1.4% के हिसाब से, एरिया कैटेगरी 2 में 1.65% के हिसाब से, एरिया कैटेगरी थर्ड के अंदर 1.85% के हिसाब से 10 सालों में बेनिफिट ये टर्नओवर लिंक इंसेंटिव दिया जाएगा। यदि वह यूनिट अल्ट्रा मेगा कैटेगरी में है तो उसको एरिया कैटेगरी 1 में 1.65% के हिसाब से, एरिया कैटेगरी 2 में 1.85% के हिसाब से, एरिया कैटेगरी थर्ड में 2% के हिसाब से एनुअल बेनिफिट उसको दिया जाएगा टर्नओवर लिंक का। टर्नओवर लिंक इंसेंटिव में भी वही एनुअल कैपिंग दी हुई है जो मैक्सिमम पहले 3 साल में बेनिफिट ले सकता है 50 करोड़ पर एनम का, और पहले 4 से लेकर के 7वें साल तक में 65 CR तक का बेनिफिट ले सकता है मैक्सिमम, और 8वें से 10वें साल में 80 CR पर एनम के हिसाब से टर्नओवर लिंक इंसेंटिव का मैक्सिमम कैपिंग जो है वो उसके हिसाब से बेनिफिट ले सकता है। असेट्स क्रिएशन इंसेंटिव में टॉप अप बेनिफिट सबसे पहले एम्प्लॉयमेंट बूस्टर के रूप में दिया जाएगा। यदि एम्प्लॉयमेंट बूस्टर मींस है कि उनका जो भी पैकेज वो चूज करेगा, कैपिटल सब्सिडी हो, टर्नओवर लिंक हो या एसजीएसटी का रिएंबर्समेंट हो, उसके ऊपर उसको एडिशनल बेनिफिट दिया जाएगा होता है। तो एम्प्लॉयमेंट स्लैब यदि है जो उसने कमिट किया है, जो उसकी थ्रेशोल्ड लिमिट है उससे 1.5x से 2x ज्यादा अगर वह एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है तो स्लैब 1 में 10% के हिसाब से उसको बूस्टर दिया जाएगा, और यदि स्लैब 2 में आएगा यानी 2x से 2.5x उसने जो भी इन्वेस्टमेंट के साथ में कमिटमेंट किया था एम्प्लॉयमेंट का, उससे ज्यादा का एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है तो उसका 12% के हिसाब से एम्प्लॉयमेंट बूस्टर दिया जाएगा, और अबोव 2.5x पे 15% के हिसाब से उसको एम्प्लॉयमेंट बूस्टर दिया जाएगा। जो भी वह असेट्स क्रिएशन का बेनिफिट चूज करेगा, चाहे वो कैपिटल सब्सिडी हो, चाहे टर्नओवर लिंक इंसेंटिव हो, चाहे एसजीएसटी का रिएंबर्समेंट हो, जो बेनिफिट वह चूज करेगा उसमें ये एडिशनल बेनिफिट ऐड करके दिया जाएगा। सपोज करो कि उसका जो बेनिफिट है वो बेनिफिट हो रहा है पहले साल में 5 CR का, तो 5 CR पे अगर वह स्लैब 1 में आता है तो 5 CR पे प्लस 10% और एडिशनल दिया जाएगा, तो वो 5.5 CR हो जाएगा उसका जो बेनिफिट होगा वो। इस तरह से ये बूस्टर काम करेगा उसके लिए। अब बात करते हैं थ्रस्ट सेक्टर बूस्टर में। तो थ्रस्ट सेक्टर में कौन कौन सी यूनिट आती है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की? तो थ्रस्ट सेक्टर वह सेक्टर है जिनमें एम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा जनरेट होते हैं और जिनसे इकोनॉमी को बहुत ज्यादा बूस्टर मिलता है। तो इस तरह की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को गवर्नमेंट खुद भी राजस्थान में बढ़ावा देना चाहती है, तो इसलिए थ्रस्ट सेक्टर बूस्टर के लिए उन्होंने कुछ इंडस्ट्रीज को आइडेंटिफाई किया है गवर्नमेंट ने, जो कौन कौन सी है। ऑटो कंपोनेंट और ईवी सेक्टर की, पेट्रोकेमिकल वाली, केमिकल सेक्टर की, टेक्सटाइल अपैरेल गारमेंट्स वाली, और मिनरल प्रोसेसिंग सेरेमिक वाली यूनिट, एएसडीएम वाली यूनिट, रिन्यूएबल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की यूनिट, एग्री और फूड प्रोसेसिंग यूनिट, ग्लास सेक्टर की यूनिट, डेयरी यूनिट, फार्मास्यूटिकल यूनिट, इंडस्ट्रियल गैस, लेदर फुटवेयर एसेसरीज वाली, जेम्स एंड ज्वेलरी, हैंडीक्राफ्ट, स्पोर्ट्स गुड, टॉय, मेटल्स, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट, पंप्ड हाइड्रो स्टोरेज मैन्युफैक्चरिंग और इलेक्ट्रोलाइजर मैन्युफैक्चरिंग। इस तरह की जो यूनिट होगी वो थर्ड सेक्टर यूनिट में गवर्नमेंट इनको काउंट करती है। तो इस तरह की यदि वह यूनिट होगी तो वो 10% के हिसाब से एडिशनल असेट्स क्रिएशन बेनिफिट जो भी वह चूज करेगी, कैपिटल सब्सिडी, टर्नओवर लिंक या एसजीएसटी का, उसमें 10% का एडिशनल मिलेगा। आगे इसमें एंकर बूस्टर की बात करती है स्कीम। तो एंकर बूस्टर यानी कोई भी रीजनल या सेक्टरल एंकर के रूप में कोई यूनिट एस्टेब्लिश होगी राजस्थान में, तो वह 20% ओवर द चूजन असेट्स क्रिएशन इंसेंटिव का या फिर 20% एनुअल सीलिंग लिमिट का कोई भी एक एडिशनल बेनिफिट उसको बूस्टर के रूप में को दिया जाएगा। जो एलिजिबल यूनिट होगी वह इंटरेस्ट सबवेंशन का बेनिफिट भी ले सकती है
इंटरेस्ट सबवेंशन 5% के हिसाब से दिया जाएगा। जो लोन प्लांट एंड मशीनरी परचेज करने के लिए जो लोन लिया जाएगा बैंक से या आरबीआई से अप्रूव्ड कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, तो वह 5% का इंटरेस्ट सबवेंशन ले सकती है फॉर द पीरियड ऑफ 5 ईयर। मैक्सिमम इसकी कैपिंग है 2.5% ऑफ द एलिजिबल फिक्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट पर ईयर के हिसाब से ये मैक्सिमम कैपिंग है। इतना वह बेनिफिट इंटरेस्ट सबवेंशन का कोई यूनिट ले सकती है। एक एडिशनल स्पेशल इंसेंटिव जो रिप्स 2024 में ऐड किया गया है, रिप्स 2022 में नहीं था, वह है फ्लेक्सिबल लैंड पेमेंट का ऑप्शन भी गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया है रिप्स 2024 में। तो ये इस तरह से है कि जैसे कोई लैंड वगैरह परचेज करती है कोई भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो मेगा कैटेगरी या अल्ट्रा मेगा कैटेगरी की हो, तो वह उसको जो लैंड की कॉस्ट है वो पे नहीं करनी पड़ेगी। उसके अगेंस्ट में वह 25% लैंड कॉस्ट अपफ्रंट पे करनी रहेगी और 75% की बैंक गारंटी के रूप में उसको देनी रहेगी। ये अपफ्रंट देगी, उसके बाद में 75% की जो लैंड कॉस्ट है वो उसको जो बेनिफिट डिसबर्स होने हैं, जो भी वह एसेट्स क्रिएशन इंसेंटिव चूज करती है उसके हिसाब से जो बेनिफिट जो वह लेगी उस बेनिफिट के अगेंस्ट में एडजस्ट करवा सकती है। 75% जो लैंड की कॉस्ट है उसको उस पे 8% के रेट से इंटरेस्ट चार्जेबल रहेगा। रिप्स 2024 में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को जो एग्जम्पशंस दी गई है उन एग्जम्पशंस की बात करें तो एग्जम्पशन दी जाएगी इसमें 100% इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी फॉर द पीरियड ऑफ 7 ईयर। 7 सालों तक के लिए इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी कोई भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट एस्टेब्लिश होगी, इन्वेस्टमेंट करेगी राजस्थान में, तो उसको इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी 7 सालों तक के लिए उसके बिल में एड होके नहीं आएगी, वो वेव ऑफ हो जाएगी। एग्जम्पशन फ्रॉम पेमेंट ऑफ 100% मंडी फीस। मंडी फीस यदि किसी यूनिट के लगती है, जो फूड प्रोसेसिंग या डेयरी से संबंधित कोई यूनिट है जिनके मंडी फीस लगती है, तो उस वह 7 साल तक के लिए वह भी एग्जाम्प्ट हो जाएगी। एग्जाम्पशन फ्रॉम पेमेंट ऑफ 100% ऑफ मार्केट फीस फॉर द पीरियड ऑफ 7 ईयर। तो 7 सालों तक के लिए मार्केट फीस यदि किसी यूनिट के लगती है तो वह भी नहीं दी जाएगी। और 75% एग्जाम्पशन फ्रॉम पेमेंट ऑफ स्टैम्प ड्यूटी एंड 25% स्टैम्प ड्यूटी विल बी रिएम्बर्स्ड स्टार्ट द कॉमर्शियल प्रोडक्शन। यानी कॉमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट होने के बाद में 25% की उसको रिएम्बर्स हो जाएगी और 75% की तो उसके लगेगी नहीं स्टैम्प ड्यूटी। इसी तरह से कन्वर्जन चार्जेस 75% तो एग्जम्प्ट हो जाएगा और 25% कन्वर्जन चार्जेस का जो वह पे कर देगा कन्वर्ट के टाइम, वह उसको प्रोडक्शन में आने के बाद यूनिट उसको रिएम्बर्स हो जाएगा। सो गाइज, दिस इज ऑल अबाउट द रिप्स 2024 फॉर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए जो चीजें दी हुई है उन सब के बारे में मैंने काफी चीजें बताने की कोशिश करी है इस वीडियो के माध्यम से। यदि अभी भी आपकी इस संबंध में किसी तरह की कोई क्वेरी या कोई डाउट हो तो आप हमसे नीचे दी हुई मेल आईडी के थ्रू संपर्क कर सकते हैं या दिए हुए नंबरों के थ्रू आप हमसे जुड़ सकते हैं। और आपको यदि ये वीडियो बहुत अच्छा लगा हो, आपको ये दी हुई जानकारी अच्छी लगी हो, काम की लगी हो, तो आप हमारा मनोबल बढ़ा सकते हैं इस वीडियो को लाइक करके, और हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।